हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आप लोग जो है नाइन्थ क्लास क्रॉस कर चुके हैं और कक्षा 10th में आप लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो जैसा कि आपका जो है 9th का एग्जाम आपके विद्यालय में हुआ और आप बहुत ही सरल तरीके से जो है कक्षा 9 का एग्जाम पास कर चुके, क्योंकि जो है यह परीक्षा आपके विद्यालय में हुई और आपको जो है कोई भय नहीं था। लेकिन 10th का एग्जाम जो है यहाँ आपका बोर्ड से होगा और आपका सेंटर दूसरे विद्यालय में जाएगा, जिससे छात्रों के मन में एक भय बना रहता है कि वहां पे किस तरह से एग्जाम होंगे और किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप जो है सही रणनीति और सच्ची लगन के साथ मेहनत करें तो निश्चित है 10th का एग्जाम में आप काफी सरलता से दे सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को चाहिए कि जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका सिलेबस आपको मालूम होना चाहिए। यदि आपको जो है हर विषय का सिलेबस मालूम है तो आप जो है अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। उसके अंतर सिलेबस के अंतर्गत आप लोग यह ज्ञात करेंगे कि किस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर हमें पढ़ना है और प्रत्येक चैप्टर के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कक्षा 10 गणित का सिलेबस क्या है और जो है उसमें आप लोगों को कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, टोटल कुल कितने चैप्टर पढ़ने हैं और प्रत्येक चैप्टर के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए कक्षा 10 की गणित एनसीईआरटी बुक में कुल मिलाकर इस समय जो है 14 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, जिसका पहला चैप्टर आपका है वास्तविक संख्याएं। पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। इसके अंतर्गत आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। देखिए संख्या पद्धति के बारे में आप जो है पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं और इससे संबंधित हम एक आपको जो है वीडियो बना के भेज चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं जो है। और संख्या पद्धति के अंतर्गत जैसे आप देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। तो इससे संबंधित वीडियो जो है आप देख सकते हैं। और इन सभी संख्याओं को मिलाकर ही वास्तविक संख्या उसे हम कहते हैं, अर्थात वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ये सारी संख्याएं रहेंगी। तो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत हमें इन सभी संख्याओं का अध्ययन करना है। तो पहले चैप्टर में आप देखेंगे सबसे पहले दी हुई संख्या का जो है आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। कोई भी संख्या जो है आपको दी गई रहेगी उसका जो है अभाज्य गुणनखंड करना है और उसे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। और इस चैप्टर के अंतर्गत आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे, आपको जो है अभाज्य गुणनखंड द्वारा आप पढ़ेंगे दी हुई संख्याओं का म निकालना, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा दी गई संख्याओं का ल निकालना। इस चैप्टर के अंतर्गत आपको जो पढ़ाया जाएगा। फिर आप देखते हैं इस चैप्टर में एक फार्मूला आप पढ़ेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर म स गुणे ल स। n1 अर्थात फर्स्ट नंबर, n2 सेकेंड नंबर। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर म स गुणे ल स। अर्थात इतने ये सब जानकारी आपको पहले चैप्टर के अंतर्गत दी जाएगी और पहले चैप्टर के अंतर्गत आपको ये सारी जानकारी दी जाएगी, इसे पढ़ना है। और इसके बाद देखिए इसमें जो है प्रश्नावली जो है 1.2 के अंतर्गत आप पढ़ेंगे कि सिद्ध कीजिए कि कौड़ी में 2, √2, √3, √5, √7, इसे हमें सिद्ध करना है कि यह एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध हमें करना है। इस तरह से जो है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जो है निश्चित है एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे
कि प्रूव कीजिए, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, या √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इतनी जानकारी आपको चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत जो है ये जानकारी आपको दी जाएगी और सारी जानकारी आपको प्राप्त करनी है। इसके बाद हम आते हैं, हमारा दूसरा चैप्टर है। दूसरा चैप्टर आपका है बहुपद। दूसरा चैप्टर आपका बहुपद है। अब बहुपद के अंतर्गत आप लोग क्या पढ़ेंगे, जरा ध्यान दीजिए। हमें जो है इसमें द्विघात बहुपद पढ़ना है और आप जो है यहाँ पे द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करेंगे। आपको द्विघात बहुपद दिया गया रहेगा, उसका शून्य का आपको ज्ञात करना है। और y बराबर px का ग्राफ आपको दिया जाएगा, y बराबर px का ग्राफ दिया रहेगा। और जो है यहाँ पे जो है शून्यकों की संख्या, px के शून्यकों की संख्या ग्राफ को देख करके आपको px के शून्यकों की संख्या जो है बतानी होगी। और जो है यहाँ पे आप जो है शून्यकों का योगफल प्राप्त करेंगे, शून्यकों का गुणनफल प्राप्त करेंगे। और यहाँ पे शून्यकों तथा उसके जो है गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच आपको करनी होगी। और इस चैप्टर के अंतर्गत आप जो है यदि शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अगर इसका मान दिया गया रहेगा तो इसकी सहायता से आप द्विघात बहुपद बनाएंगे। अर्थात दूसरे चैप्टर बहुपद के अंतर्गत ये सब जानकारी आपको प्राप्त करनी है, इसे पढ़ना है। इसके बाद आपका तीसरा चैप्टर आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखिए इसमें कहा गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, अर्थात इसमें दो चर होंगे और समीकरण का एक जोड़ा रहेगा, एक युग्म रहेगा। तो और इसमें जो है दो चर x तथा y का जो है प्रयोग किया जाएगा। इस तरह से दो समीकरण रहेंगे और रैखिक समीकरण युग्मों के हल करने की 4 विधियां कुल हैं। कौन कौन सी विधि आप देखेंगे, पहली विधि है हमारी ग्राफी विधि। ग्राफी विधि, दूसरी विधि आप देखते हैं प्रतिस्थापन विधि, तीसरी विधि आएगी विलोपन विधि, और लास्ट विधि है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि तो आप देखेंगे यहां माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जो है यूपी बोर्ड द्वारा इस चौथी विधि को जो है सिलेबस से हटा दिया गया है, काट दिया गया है। अर्थात आपको इसके अंतर्गत केवल 3 विधियां पढ़नी है। कौन कौन सी, ग्राफी विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो ग्राफी विधि में आप जो है जो भी हमें रैखिक समीकरण युग्म दिए रहेंगे उनसे हम जो है एक ग्राफ खींचेंगे और दोनों समीकरणों का ग्राफ खींचेंगे और दोनों रेखाएं जो है उससे संबंधित दोनों रेखाएं जब एक दूसरे को जिस बिंदु पर क्रॉस करेंगी, जिस बिंदु पर जो है दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, वही जो है समीकरण युग्म का हल होगा। ठीक, अर्थात जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो रैखिक समीकरण युग्म का एक हल होगा और वही हल जो है इसका माना जाएगा। और देखिए इसमें और कंडीशन आ सकते हैं, यदि रेखाएं इस तरह से दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। और यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती हो गई, अर्थात जो है एक दूसरे की संपाती अर्थात दूसरी रेखा भी उसी रेखा से होकर जाएगी तो समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेक हल होंगे। तो ग्राफी विधि के अंतर्गत इतना आपको पढ़ना है। और फिर उसके बाद प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से जो है आपको समीकरण हल करने हैं।
तो जिस विधि से एग्जाम में आपसे जो है पूछा जाएगा उस विधि का आप प्रयोग करेंगे। इस तरह से तीसरे चैप्टर के अंतर्गत जो है आप रैखिक समीकरण युग्मों को क्या करेंगे, हल करेंगे। उसके बाद आपका चौथा चैप्टर आता है, चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जैसा कि देख रहे हैं चैप्टर के नाम से ही द्विघात समीकरण, अर्थात इसमें जो है हम देखेंगे चर की अधिकतम घात क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो अगर जो है जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 होगी उसे ही द्विघात समीकरण जो है कहा जाएगा। और इसका व्यापक सूत्र जो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। तो आपको जो है इस तरह से समीकरण दिए जाएंगे और जो है उसे हल करके आपको बताना होगा कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। फिर क्या करेंगे आप, और देखेंगे इसका जो है इसके यहाँ पे जो है आप समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे और जो है उसकी सहायता से जो है आप यह भी ज्ञात करेंगे कि समीकरण की जो है द्विघात समीकरण की प्रकृति क्या है या इसके मूलों की प्रकृति क्या है वो भी ज्ञात करेंगे। और द्विघात समीकरण हल करने की इसमें आप 2 विधियों का जो है प्रयोग करेंगे, 2 विधियां पढ़ेंगे। पहली विधि है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, और दूसरी विधि है आपका श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा, श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक, इस तरह से जो है द्विघात समीकरण जो है 2 विधियों से आप हल करेंगे, गुणनखंड विधि से और किस विधि से, द्विघात सूत्र द्वारा। तो आपके सिलेबस के अंतर्गत यही 2 विधियां हैं और 2 विधियां का आप यूज करेंगे और इस तरह से द्विघात समीकरण के आप मूल ज्ञात करेंगे। चलिए तो देखते हैं, इसके बाद जो है आपका 5वां चैप्टर है समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणियां जरा ध्यान देंगे, अभी तक आप लोग जो 4 चैप्टर देखे तो जो है इससे संबंधित क्वेश्चन आप जो है पिछली कक्षाओं में भी हल कर चुके हैं। पहले से ही जो है ऐसे क्वेश्चन आप देखते चले आ रहे हैं, लेकिन जो 5वां चैप्टर है समांतर श्रेणियां, यह आपके लिए 10th में नया है, क्योंकि अभी तक आप लोग जो है ऐसे क्वेश्चन जो है नहीं पढ़े हैं। तो 10th में समांतर श्रेणियां चैप्टर जो है आपके लिए नया है, इसे ही बहुत ही सावधानी पूर्वक आप लोग पढ़ेंगे और इसमें केवल 2 फार्मूलों का यूज किया जाएगा। जो भी श्रेणी दी गई रहेगी उसका इसमें पूछा जाता है n पद, ठीक, जिसका फार्म n पद अर्थात an। तो एक जो है इस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा, an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, तो समांतर श्रेणी का आप n पद ज्ञात करेंगे और जो है एक फार्मूला यन अर्थात होता है n पदों का योगफल। तो इस तरह से इस चैप्टर के अंतर्गत आप जो है 2 फार्मूले का यूज करेंगे और इन्हीं 2 फार्मूलों की सहायता से पूरा चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसे जो है आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़नी है क्योंकि यह चैप्टर आपके लिए नया है। ठीक, तो चलिए जो है यहां पे आप देखिए 5 चैप्टर, फिर देखते हैं अगला चैप्टर हमारा 6वां क्या है। 6वां चैप्टर हमारा है त्रिभुज। तो देख रहे हैं 6ठा चैप्टर हमारा त्रिभुज। देखिए पिछली कक्षाओं में आप जो है त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और जो है कक्षा 10 में त्रिभुज के अंतर्गत आप जो है त्रिभुजों की समरूपता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस चैप्टर में जो है आपको क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में आपको समरूप आकृतियों के बारे में पढ़ना है। हमें कुछ आकृतियां दी गई रहेंगी और हमें ये बताना होगा कि ये आकृतियां एक दूसरे के समरूप हैं अथवा नहीं है। और हमें जो है और क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज 2 त्रिभुज यदि आपको दिए रहेंगे तो त्रिभुज को जो है त्रिभुजों के सर्वांग समरूपता की कसौटियां आपको ज्ञात करनी है
आपको पता करना है कि वह कौन कौन से कंडीशन है, वह कौन कौन सी कसौटी है जिसके अंतर्गत दो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इस तरह से त्रिभुज के अंतर्गत जो है आप त्रिभुजों की समरूपता या आकृतियां दी रहेंगी, आकृति कौन कौन सी आकृति किसके समरूप है, और त्रिभुजों के समरूपता की कसौटियों के बारे में पढ़ेंगे। फिर अगला चैप्टर हम देखते हैं, चैप्टर नंबर हमारा 7 है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति अब जरा ध्यान देंगे आप, निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे आप लोग। निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत आपको दो बिंदु दिए रहेंगे, दो बिंदु, और जिसके निर्देशांक जो है आपको दिए रहेंगे, और इनके बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी होगी। देख रहे हैं, दो बिंदु आपको दिए गए हैं जिनके निर्देशांक आपको मालूम होंगे, और जो है आप इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अर्थात इनकी लंबाई ज्ञात करेंगे। ठीक, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी यह पढ़ना है आपको। और क्या पढ़ना है आपको, विभाजन सूत्र पढ़ना है। विभाजन अर्थात जो है दो बिंदु हैं तो इसमें जो है कि इसे कोई बिंदु जो है किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, उस विभाजन बिंदु के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक, तो अर्थात दो बिंदुओं के बीच की दूरी और विभाजन सूत्र, इसका प्रयोग जो है, ये सब जानकारी आपको 7वें अध्याय में दी जाएगी। उसके बाद आपका 8वां चैप्टर है। 8वां चैप्टर आपका त्रिकोणमिति से संबंधित है। ठीक ना, तो 8वां चैप्टर है आपका त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। अब जरा ध्यान देंगे, इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है। इसके अंतर्गत हमें जो है त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में पढ़ना है। जैसा कि आप जानते हैं कुल मिलाकर के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। जैसे आप देखेंगे साइन, कास, टैन, कोसेक, सेक और काट, इस तरह से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होती हैं। तो आप जो है ये जो है चैप्टर नंबर 8 अर्थात त्रिकोणमिति का परिचय के अंतर्गत इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ विशिष्ट कोणों के लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में भी आप पढ़ेंगे। ठीक ना, और किस तरह से जो है इसमें साइन को कास में चेंज किया जाता है, कास को साइन में चेंज किया जाता है, या जो है साइन कास को टैन में चेंज किया जाता है, किस तरह से एक त्रिकोणमितीय अनुपात को दूसरे अनुपात में चेंज किया जाता है, इस चैप्टर में आपको इस सब के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। ठीक, इसके बाद 9वां चैप्टर आता है आपका। 9वां चैप्टर भी ट्रिग्नोमेट्री से ही जो है परिचित है, उससे ही संबंधित है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के क्या है, कुछ अनुप्रयोग। अच्छा, तो इसके अंतर्गत आप जो है त्रिकोणमिति की सहायता से ऊंचाई और दूरी संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे कोई वस्तु जो है कितनी ऊंचाई पर है, जरा ध्यान देंगे, कोई वस्तु कितनी ऊंचाई पर है। अगर आपको जो है यहाँ पे आधार जो है, आधार मालूम है, आधार की जानकारी है यहाँ से कितनी दूर पे, और इसमें आपको एक बात याद रखनी है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में आपको जो है जानकारी होनी चाहिए। देखिए, अगर कोई व्यक्ति जो है नीचे से ऊपर की ओर देखता है, नीचे से ऊपर की ओर देखता है, तो उसके आंख द्वारा जो कोण बनता है, इस कोण को हम कहते हैं उन्नयन कोण। कौन का सा कोण, उन्नयन कोण। और जब कोई व्यक्ति जो है ऊंचाई से नीचे की तरफ देखता है, ऊंचाई से नीचे की तरफ देखता है, तो उसकी आंखों के अंतर्गत जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं अवनमन कोण। ध्यान देंगे,
तो यदि आपको उन्नयन कोड और उन्नयन कोड अथवा अवनमन कोड ज्ञात हो, अगर आधार मालूम है तो आप ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, या ऊंचाई मालूम है तो आधार ज्ञात कर सकते हैं। तो अर्थात इसमें त्रिकोणमिति का प्रयोग करके आप जो है किसी बिंदु की जो है ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। कोई वस्तु कितनी ऊंचाई पर है, जहां पे उस वस्तु को जो है हम माप नहीं सकते साधारण विधि से, तो जो है हम ट्रिग्नोमेट्री जो है का प्रयोग करके उसकी ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से 9वें चैप्टर के अंतर्गत जो है आपको जो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। इसके बाद हम देखते हैं हमारा 10वां चैप्टर। 10वां चैप्टर हमारा क्या है? 10वां चैप्टर हमारा है वृत्त। 10वां चैप्टर आपका है वृत्त। अब वृत्त के अंतर्गत आप वृत्त की स्पर्श रेखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वृत्त देख रहे हैं, कोई सर्कल है, वृत्त है, तो एक वृत्त की जो है अगर कोई रेखा इसे एक बिंदु पर जो है टच कर रही है, एक बिंदु को जो है छू रही है, तो इसी को उसकी स्पर्श रेखा कहते हैं। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम वृत्त की स्पर्श रेखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाई आप जो है ज्ञात कर सकते हैं, और किसी वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ये सब की जानकारी आपको जो है चैप्टर नंबर 10 के अंतर्गत दी जाएगी। ठीक, चलिए फिर उसके बाद आप देखते हैं चैप्टर नंबर हमारा 11। चैप्टर नंबर 11 आप देखेंगे, ध्यान देंगे, आपका चैप्टर नंबर 11 है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। चैप्टर नंबर 11 में आपको वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है। ये भी वृत्त से ही संबंधित है, अर्थात इसमें आप वृत्त के किसी भाग का, जैसे वृत्त के त्रिज्यखंड का अथवा वृत्तखंड के जो है, अरे वृत्त के त्रिज्यखंड का और वृत्त के वृत्तखंड का जो है आप क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक, तो आप देखते हैं कोई वृत्त है, इसकी जो है त्रिज्याओं और इसके चाप द्वारा जो घिरा क्षेत्र होता है इसे हम कहते हैं त्रिज्यखंड। और जो है इस चैप्टर के अंतर्गत आप त्रिज्यखंड का जो है क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। और इस चैप्टर के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, इसकी जीवा द्वारा, क्योंकि कोई किसी वृत्त की जो है जीवा उसे दो वृत्तों में विभाजित करती है, और जो है अगर उसका व्यास देखा जाए, व्यास तो वृत्त को दो अर्धवृत्तों में विभाजित करता है, लेकिन जीवा जो है इसे दो वृत्तों में विभाजित करती है, एक बड़ा अर्धवृत्त और एक छोटा होगा। बड़े अर्धवृत्त को हम जो है दीर्घवृत्त खंड कहते हैं और छोटे वाले को लघुवृत्त खंड कहते हैं। तो इस तरह से चैप्टर 11 में आप जो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, अर्थात वृत्त का जो है वृत्त में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इस सब के बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक, चलिए तो अगला चैप्टर हम देखते हैं। अगला चैप्टर 12वां चैप्टर हमारा है। 12वां चैप्टर हम देखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इस चैप्टर के अंतर्गत आप क्या देखते हैं, आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आप देखिए पिछली कक्षाओं में आप गोला, अर्धगोला, बेलन और शंकु, इन सब का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आप ज्ञात कर चुके हैं। लेकिन कक्षा 10 में आप जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अंतर्गत इनके संयोजन से बनी आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करेंगे। कहने का मतलब, जैसे आप अभी अभी जो है पिछली कक्षाओं में पढ़े थे, किसी बेलन का आयतन आप ज्ञात किए, या किसी शंकु का आयतन ज्ञात किए, किसी गोले का आयतन ज्ञात किए, लेकिन जो है इसमें क्या ज्ञात करना होगा, कुछ ऐसी आकृतियां दी जाएंगी जैसे एक अर्धगोला है और उसके ऊपर कोई शंकु अध्यारोपित है,
कोई अर्धगोला है, उसके जो है ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है, तो इस तरह से इसके संयोजन से जो आकृति बनेगी, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया जाएगा, इसका आयतन पूछ लिया जाएगा। जैसे कोई बेलन है, आप देख रहे हैं कोई बेलन है और इसके ऊपर कोई शंकु अध्यारोपित है, ठीक। तो इस तरह से जो है आपको आकृतियां मिलेगी और इन सब आकृतियों का आपको पृष्ठीय और क्षेत्रफल इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा और आप उसका अध्ययन करेंगे, ठीक। इसके बाद आप देखते हैं आपका 13वां चैप्टर आता है। 13वां चैप्टर आपका है सांख्यिकी, चैप्टर नंबर 13 सांख्यिकी। सांख्यिकी, तो सांख्यिकी के अंतर्गत जो है आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। कक्षा 8 में आप समांतर माध्य, बहुलक और जो है माध्यक पढ़ चुके हैं। इसके अंतर्गत आप जो है पढ़ेंगे समांतर माध्य, बहुलक और माध्यक। जरा ध्यान देंगे, छोटी कक्षाओं में आप पढ़े थे जो भी समांतर माध्य या जो है बहुलक या माध्यक पढ़े थे वो वर्गीकृत नहीं थे, ठीक ना। तो इसमें आप जो है वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य, बहुलक और माध्यक निकालना सीखेंगे। आप जो है छोटी कक्षाओं में समांतर माध्य के बारे में पढ़े थे, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, ऐसा फार्मूला आप लगाते थे। बहुलक में आप देख सकते हैं, बहुलक में आप देखते हैं कि आपको जो है संख्याओं, कई संख्याएं दी गई होती थी और उसमें आप देखते थे जो संख्या सबसे अधिक बार आई है वही आपका बहुलक कहलाता था। और माध्यक में देखिए दो तरह से आप निकालते थे, एक सम वाला सूत्र था, एक विषम वाला सूत्र था। तो माध्यक निकालने के लिए, माध्यक या माध्यिका दोनों एक ही चीज है, ठीक ना। तो माध्यिका निकालने के लिए आप यदि जो है विषम है तो माध्यिका बराबर n+1 बटे 2a पद का मान, या पदों की संख्या सम है तो माध्यिका बराबर n बटे 2a पद का मान प्लस n बटे 2 + 1 में पद का मान और सबके बटे 2। इस तरह से जो है आप जो है माध्यिका निकालते थे। लेकिन कक्षा 10 में समांतर माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। इसमें जो भी आंकड़े दिए गए आपको दिए जाएंगे वह आंकड़े वर्गीकृत होंगे। क्या होंगे? वर्गीकृत आंकड़े होंगे। तो समांतर माध्य निकालने की 3 विधियां हैं। पहली विधि क्या है इसमें? प्रत्यक्ष विधि। पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि और एक विधि है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि और एक तीसरी विधि है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि अर्थात आपको जो है सांख्यिकी के अंतर्गत 13वें चैप्टर के अंतर्गत कक्षा 10 में जो है समांतर माध्य में, समांतर माध्य को 3 विधियों द्वारा पढ़ना है। प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। इन 3 विधियों का आपको प्रयोग करना है। और फिर हम देखते हैं बहुलक। बहुलक के लिए भी एक जो है मेथड है, उसके एक फार्मूला है, फार्मूले की सहायता से आप बहुलक को ज्ञात करेंगे। और माध्यक ज्ञात करने का भी एक फार्मूला है, उस फार्मूले की सहायता से आप माध्यक ज्ञात करेंगे, ठीक। और जो है इन तीनों से संबंधित क्वेश्चन निश्चित है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से जो है आपको इसे पढ़ना है, क्योंकि आप जो भी छोटी कक्षाओं में पढ़े हैं तो बहुत सरल मेथड था। इसमें जो है आप कई मेथड से इसे हल करेंगे। चलिए हम देखते हैं 14वां और लास्ट चैप्टर। हमारा लास्ट चैप्टर क्या है? प्रायिकता। प्रायिकता के बारे में भी आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। प्रायिकता अर्थात जो है संभावना, किसी घटना के घटित होने की संभावना को ही प्रायिकता कहा जाता है। जैसे आप जो है इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे, जैसे अगर 2 सिक्के एक साथ उछाले जा रहे हैं तो दोनों का जो है ऊपर हेड आने की क्या संभावना, या किसी सिक्के की हेड आने की क्या संभावना है, उसका टेल आने की क्या संभावना है। यदि जो है पासा, 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो जो है ऊपर के अंकों का जो है योग सम आने की क्या संभावना हो सकती है, उसकी क्या प्रायिकता हो सकती है।
इस तरह से संभावनाओं के बारे में आप इस चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, जो है किस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, उसकी क्या प्रायिकता हो सकती है, किसकी प्रायिकता एक होती है, और जो है हम देखते हैं किसकी कौन सी घटना जो है असंभव घटना है, कौन सी घटना संभव घटना है। तो इन सब का अध्ययन आप प्रायिकता के अंतर्गत करेंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं 1 से लेकर के 14 चैप्टर तक आपकी कक्षा 10 का एनसीईआरटी बुक में जो है 14 चैप्टर दिया गया है, और प्रत्येक चैप्टर के बारे में हम आपको बता चुके कि आप प्रत्येक चैप्टर के बारे में किन किन बातों का अध्ययन करेंगे, और किस तरह से जो है किस किस फार्मूले का यूज होगा चैप्टर में, और इन प्रत्येक चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इस तरह से सबसे पहले आपको पूरे सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यदि आपको सिलेबस के बारे में सही जानकारी है और प्रत्येक चैप्टर के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है इसका भी नॉलेज आपको है, तो आप जो है बहुत ही आसान तरीके से प्रत्येक चैप्टर को हल करते चले जाएंगे। प्रत्येक चैप्टर से संबंधित हर प्रश्नावली को आप बहुत ही आसान तरीके से हल करते जाएंगे। और यदि आपके अंदर जो है एक लगन है पढ़ने के लिए, आपके अंदर जुनून होना चाहिए, और उस कड़ी मेहनत और लगन के साथ आप अध्ययन करेंगे, तो आप जो है मैथ में 100 का 100 पा सकते हैं। अन्य सब्जेक्ट के लिए तो हम नहीं कर सकते, लेकिन आप जो है एक सही रणनीति और अच्छे ढंग से मेहनत करेंगे तो निश्चित है कि आप जो है मैथ में 100 में 100 स्कोर आप पा सकते हैं। और इस तरह से आप लगे रहिए हमारे साथ, और निश्चित है लगे रहेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, और आप अधिक से अधिक अंकों से जो है कक्षा 10वीं का बोर्ड एग्जाम पास करेंगे। और हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। फिर जो है अगली क्लास में हम आपको जो है पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।